स्टूडेंट्स, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे ट्रिक्स तो आपने देख लिए और आप लोगों को बहुत मज़ा भी आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और ये काफ़ी आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री यानी मैजिक, लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कलरफुल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन यहाँ हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम आप लोग के बहुत नज़दीक आ गए हैं। अब हम लोग सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर में ही हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया यानी बैलेंसिंग। हमको सबसे पहले अपने बात करनी है बैलेंसिंग के ट्रिक्स की। तो बैलेंसिंग के ट्रिक्स में आप लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छा और बेस्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। काफ़ी शॉर्ट है और इस ट्रिक को अपनाने के बाद आप लोगों की बैलेंसिंग कभी गलत नहीं होने वाली। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक यू कैन राइट इट KClO3। अगर आपने यहाँ पे एक एलिमेंट्स लिया, जैसे ये यौगिक है, इसको मैंने ब्रेक किया तो हमारा बना KCl+O2। तो हम लोगों का काम क्या है, यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उस एलिमेंट्स को आपको लिखना है। दोनों साइड एलिमेंट्स हमारे सेम ही होते हैं, बस आपको उसके एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, जैसे पोटाशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, पोटाशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। पोटासियम अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड कितने हैं। जस्ट लाइक पोटासियम में हमारा यहाँ पर 1 है, इधर भी हमारा 1 है, इट मीन्स ये दोनों साइड बैलेंस्ड है। क्लोरीन भी हमारा दोनों साइड 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इट मीन्स हमारा यहीं पर बैलेंस्ड ऑक्सीजन नहीं है। तो इसे हमें बैलेंस करना है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम ऐसे नंबर से पुट करेंगे जिससे क्या होगा कि दोनों साइड हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने ऑक्सीजन यहाँ 3 था रिएक्टेंट साइड में, तो मैंने उसे 2 और गुना करके इसके मैंने कर दिया बैलेंस्ड। अब इधर भी मैंने 3 ऑक्सीजन ऐड कर दिए, अब इधर भी बैलेंस्ड हो गया। यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों साइड हमारा 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 यानी 6 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा अदर एलिमेंट्स अनबैलेंस्ड हो गया। वो क्या, जस्ट लाइक दिस कि रिएक्टेंट साइड में मेरा पोटाशियम 2 है, यहाँ पे हमारा 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो अब हमें पोटासियम और क्लोरीन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। यानी अगर इधर में हमारा अब पोटासियम और क्लोरीन 2 हो गया है तो इधर भी हमें 2 ऐड करना होगा। यानी इस साइड इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पोटासियम भी 2 है, क्लोरीन भी दोनों साइड 2 है और ऑक्सीजन हमारा दोनों साइड 6 है। अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया है। इस तरीके से अगर आप कोई भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आए, अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपके एग्जाम में कभी भी बैलेंसिंग गलत नहीं होगी। डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट की, यानी कि हमारा जो सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, वो भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। उसमें कंफ्यूजन क्या आता है कि कलर में बहुत चेंजेस, कि किस कलर को एसिड में कौन सा कलर चेंज होता है, बेस में कौन सा कलर चेंज होता है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। और कभी कभी तो क्वेश्चन आता है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। तो अगर मैं आपको अम्ल के गुणों की ट्रिक बता दूं, जैसे आप अम्ल के गुण लिख सकते हैं तो क्षार के गुण आप ऑटोमेटिक लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अम्ल के गुण के जस्ट ऑपोजिट क्षार के गुण होते हैं। वो कैसे? सबसे पहले आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद करना है, अनिल पी खट्टा जल है। अनिल, अनिल का अनिल जो है उसका अ से मतलब अम्ल, न से नीला, ल से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अगर अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो क्षार ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। लेकिन अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि अब हमको बेस में कलर कैसे चेंज होगा, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अम्ल का जैसे हमने अनिल से याद कर लिया तो क्षार के लिए हम लोग याद कर देंगे बेलन। बेलन बहुत ही कॉमन वर्ड है, घर में यूज होता ही है रोटी बनाने के लिए। तो बेलन, बेलन का ब हो गया बेस यानी क्षार, ल मतलब लाल और न मतलब नीला, यानी बेस हमारा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस तरीके से अनिल और बेलन से आप ये याद कर लेंगे कि लिटमस पेपर किस कलर में चेंजेस होता है। दूसरी पॉइंट की बात करें तो P फॉर pH, यानी pH हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिससे हम ये बताते हैं कि pH का मान अम्ल और क्षार में क्या होता है। यानी pH का मान 7 से कम अगर अम्ल में होगा तो pH का 7 से मान अधिक हमारा क्षार में होगा। आगे की बात करें तो खट्टा, खट्टा क्या है, हमारा स्वाद है, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब हमारे स्वाद होते हैं। तो अगर खट्टा लिखा हुआ है तो इसका मतलब अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन उसका उल्टा क्षार का स्वाद कड़वा होगा। उसी के साथ जल है, जल में कौन सा आयन देता है,
H का मतलब है का मतलब H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है। तो अगर अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन देगा तो बेस हमारा जल में हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन देगा। तो इस एक सेंटेंस से सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अगर एसिड का सारा पॉइंट सबको याद हो गया इस सेंटेंस के द्वारा तो आप बेस का ऑटोमेटिक सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और डिफरेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एक हमारा और इंडिकेटर होता है, वो है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि संश्लेषित सूचक फेनाफ्थलीन। फेनाफ्थलीन का वर्ड नाम ही बहुत कंफ्यूजन है, तो उसको याद करने के लिए हम लोग को इजी ट्रिक्स तो चाहिए ही कि वो किस अम्ल और क्षार में क्या अंतर देता है। तो जनरली फेनाफ्थलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता, तो उसे याद करने के लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, कलरलेस ही होता है तो आप रंगहीन याद कर सकते हैं। लेकिन बेस में वो कैसा रंग देता है, इसको याद करने के लिए आप याद रखेंगे PBP यानी P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद यानी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बजरंगी प्रसाद, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद। किसी तरीके से भी आप PBP का नाम याद रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फेनाफ्थलीन क्षार में किस रंग में चेंज करता है, यानी P फॉर फेनाफ्थलीन, B फॉर बेस और P फॉर पिंक यानी फेनाफ्थलीन बेस में पिंक रंग देता है। इस तरीके से आप इस वर्ड से सिर्फ आप याद रख सकते हैं कि फेनाफ्थलीन बेस में किस तरह का रंग में परिवर्तन देता है। आगे बात करें सक्रियता श्रेणी की, तो सक्रियता श्रेणी में जैसे आपके देवेंद्र सर ने भी आप लोगों को बताया था कि जितने भी धातुएं हैं वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व होते हैं धातु के वो सक्रिय होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी तत्व होते हैं वो असक्रिय धातु कहलाते हैं। लेकिन इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको एलिमेंट्स के सिंबल याद रहेंगे तो जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ उससे आप सारे तत्वों जो सक्रियता श्रेणी में पाए जाते हैं उनको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, यानी काशी का के यानी पोटेशियम, नाथ का ना, का Ca, माली का Mg, आलू का Al, जरा का जिंक, Fe मतलब फीके, फीके को भी आप इंग्लिश में FeK लिख सकते हैं। फिर लेड का P पकाता, H का है, कॉपर का Cu, कौन Hg का है, Ag का आगे और Au का आओ। इस तरीके से आप अगर सिंबल्स के सारे एलिमेंट्स के नाम आप याद कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि इस सक्रियता श्रेणी में कौन से तत्व काफ़ी सक्रिय हैं और कौन कम सक्रिय हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से असक्रिय धातुओं के नाम लिखिए जो एकदम हाइड्रोजन के तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर पाते, तो इसका भी एक ट्रिक है। अगर आप ये छापा यानी CHAPA ये याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी वर्ड में सारे वो एलिमेंट्स हैं जो असक्रिय हैं, जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया भी नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर पाते, यानी C फॉर कॉपर Cu, H फॉर Hg यानी मरकरी, A फॉर Au यानी गोल्ड, P फॉर प्लैटिनम और A फॉर सिल्वर। इस वर्ड से सिर्फ आप इन सारे असक्रिय धातुओं के नाम याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को याद करना बहुत डिफिकल्ट है और जनरली आपसे यानी स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट से S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि वर्ग 17 के तीसरे आवर्त में कौन से तत्व पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही है कि वर्ग 17 के तत्वों के नाम हमें याद रहेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि वो किस आवर्त में पाए जाते हैं, तीसरे आवर्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसको याद करने के लिए मैं कुछ S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों के वर्गों के हिसाब से ट्रिक लाई हूँ। जैसे कि सबसे पहले वर्ग 1 में हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तत्व पाए जाते हैं। इसको याद आप कैसे करेंगे, तो हेलिना है का H, हेलिना ने की रब से फरियाद यानी है फॉर H, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, की फॉर K, रब फॉर रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद से Fr। इसी तरीके से अब वर्ग 2 के भी अब स्ट्रिक के अनुसार आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंसियम, बेरियम और रेडियम के एलिमेंट्स के नाम याद कर सकते हैं। अगर P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो जनरली वर्ग 17 वर्ग 18 से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्ग 17 के तत्वों के नाम जिसमें सर ने बताया भी था हमारे केमिस्ट्री सर ने कि सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स है फ्लोरीन। तो इस वर्ग के तत्वों के से सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वर्ग 17 के सबसे रिएक्टिव तत्व के नाम बताइए। अब वर्ग 17 के तत्वों के आपको नाम ही नहीं याद रहेंगे तो आप कैसे बताओगे, तो आप इसे याद करेंगे जैसे हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, इस तरीके से वर्ग 17 और वर्ग 18 के तत्व भी आप याद कर सकते हैं जो जिससे आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा वर्ग 13, 14, 15 में भी बहुत सारे एलिमेंट्स के ट्रिक दिए, एलिमेंट सारे वर्गों के
ट्रिक्स दिए गए हैं, आप बस उन्हें याद कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके पास भी कुछ ट्रिक्स हैं इस तरीके से अगर आप बना सकते हैं तो आप बना के याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो नोट्स के साथ साथ ट्रिक्स भी काफ़ी हेल्पफुल और फ्रूटफुल होंगे, जैसे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टीचर्स ने आप लोगों के लिए बनाया। ये सारे ट्रिक्स के जो कंटेंट हैं आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारी साइंस टीम ने आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया है, जिसमें संभावित प्रश्न दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर उसी तरीके से बनाया गया है जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बस आपको ऑनेस्टी के साथ ये एग्जाम घर में देना है। आप इस तरीके से एग्जाम दीजिए जैसे आप फाइनल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और घर में आप प्री बोर्ड दे रहे हैं। अगर इस पेपर को आप उसी तरीके से 2 घंटे 45 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एग्जाम की तैयारी क्या है और आपकी प्रिपरेशन किस तरह से है और किस प्रश्न में या किस चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एट लास्ट मैं अपने साइंस टीम को बुलाना चाहूँगी, जो आप लोगों को अपने आने वाली एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस देंगी। मैं विकास भूषण फ्रॉम GSM कन्या हाई स्कूल, जेल प्रेस गया। मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूँ। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चुंबक, उसमें 2-3 रूल्स है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, वो हमेशा कंफ्यूज करता है। तो आज उसको हम लोग क्लियर करेंगे। क्या क्या है वो? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स और एक है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल्स। 3 रूल्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल्स और राइट हैंड रूल्स है, इसमें क्या है कि एक से हम लोग को विद्युत धारा का डायरेक्शन का पता चलता है और दूसरे से हम लोग का पता चलता है कि फोर्स, विद्युत फोर्स का डायरेक्शन क्या है, चुंबकीय फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो आज इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक्स है मेरे पास और उससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है फ्लेमिंग? फ्लेमिंग में क्या है कि जो इसका जो लेटर्स है F और L, ये काफ़ी डोमिनेटिंग है। ये F जो फ्लेमिंग में है तो F से फोर्स और L से लेफ्ट हैंड, मतलब फोर्स से एकदम क्लियर हो गया कि चुंबकीय फोर्स, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड से चुंबकीय फोर्स, L से लेफ्ट हैंड और F से फोर्स, तो चुंबकीय फोर्स। तो बच के क्या गया? बचा हम लोग के पास जो इसका विद्युत धारा तो राइट हैंड से हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसका जो लेफ्ट हैंड का परिभाषा क्या है कि लेफ्ट हैंड में क्या बोलता है फ्लेमिंग बोलता है कि अगर हम लोग बाएं हाथ का 3 उंगलियां तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा को इस तरह से स्ट्रेच करें, इस तरह से फैलाएं कि एक दूसरे से समकोण बनाएं, म्यूचुअली समकोण बनाएं, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एक जो होता है फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा, दूसरा विद्युत धारा के डायरेक्शन को बताएगा और तीसरा जो बताएगा विद्युतीय क्षेत्र के रेखाओं का डायरेक्शन को बताता है। तो 3 चीज़। तो इसको भी याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसको याद करने के लिए भी मेरे पास एक अनोखा तरीका है। तो वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि वो जो मेरा अंगूठा को हम लोग फादर मान लेते हैं। ये जो मेरा तर्जनी को इसको हम लोग मदर मान लेते हैं और एक मेरा जो है जो मिडिल फिंगर, इसको हम लोग मान लेते हैं चाइल्ड। अब देखते हैं एफ फादर, मदर और चाइल्ड से क्या क्या बनता है, क्या क्या हम लोग को मिलता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि फादर में जो एफ है, एफ से फोर्स। अब ये क्लियर हो गया किस तरह का फोर्स? चुंबकीय फोर्स का डायरेक्शन को आपका पता चलता है किससे? अंगूठा से। दूसरा मदर में एम जो है, एम से मैग्नेट, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है उससे उसको हमको किससे पता चलता? तर्जनी से, सेकेंड वाला उंगली। थर्ड है मेरा चाइल्ड का जो सी है, तो सी फॉर करंट किससे पता चलता? कौन सा करंट? जो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा ये माध्यमा से। तो इस तरह से हम लोग का हो जाता है। इसका जो है आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका एक और शॉर्ट तरीका है। अब शॉर्ट तरीका कैसे है? उसका है राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल से हम लोग कैसे इसको पकड़ सकते हैं? अगर कभी भी फोर्स का डायरेक्शन, मेनली हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन ही हम लोग को देखना होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मान लेते 2 चुंबक है, यहाँ पे 2 चुंबक है, एक नॉर्थ पोल का और दूसरा है साउथ पोल का, नॉर्थ और साउथ। और हम लोग को पता है कि जो चुंबकीय रेखा होता है नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। ठीक है, इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर है,
ऐसा है, और इसमें से मान लेते हैं कि एक जो विद्युत धारा को जो ये वायर है, इलेक्ट्रिक करंट जो कैरिंग वायर है, इसमें मान लेते हैं कि ये एक जो वायर है ये धारा की इसमें फ्लो दिखा रहे हैं, ऊपर की ओर दिखा रहे हैं। अब ये मेरे पास कंडीशन है, तो इस कंडीशन से जो मेरा पुराना तरीका है, जो 3 फिंगर को जो स्ट्रेच करके हम लोग देख रहे हैं, पुराना तरीका से देख लेते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा और कैसे मिलेगा। तो देखते हैं हम। सबसे पहला टिप्स नंबर 1, जो धारा का जो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका डायरेक्शन सबसे पहला हम लोग पकड़ेंगे। सबसे पहला चुंबकीय जो क्षेत्र का डायरेक्शन उसको पकड़ेंगे। तो किससे पकड़ेंगे? ये मेरा रिंग फिंगर, ये तर्जनी से, तो फिर तर्जनी, सबसे पहले तर्जनी को लाते हैं हम, ठीक है। ये तर्जनी हमको बता रहा है चुंबकीय फोर्स का डायरेक्शन, ये चुंबकीय रेखा का डायरेक्शन को बता रहा है। उसके बाद हम लोग लाते हैं ये विद्युत प्रवाह का डायरेक्शन, विद्युत का जो प्रवाह है, विद्युत धारा का जो प्रवाह, उसका डायरेक्शन को। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। तो ये अब देख रहे हैं कि ये जो मेरा है, ये धारा का प्रवाह को नहीं दिखा रहा है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं तो देखते हैं कि ये मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन को बता रहा है, और ये मेरा क्या है, विद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन को बता रहा, ये बता रहा विद्युत धारा का डायरेक्शन का। तो आप देखते हैं अंगूठा का डायरेक्शन क्या है, अंगूठा का डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड है, बोर्ड के अंदर इस साइड में है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये हमको मिला बायां हाथ से। अब इसी का शॉर्टकट प्रोसेस है। शॉर्टकट प्रोसेस क्या है? राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, सेम चीज़। अगर राइट हैंड का क्या करते हैं, ये 4 फिंगर्स, ये जो है चारों फिंगर्स अगर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को दिखाए, अंगूठा दिखाए विद्युत धारा का प्रवाह का दिशा को, तो हाथ का जो हथेली है, पाम, ये वाला शो करता है फोर्स का डायरेक्शन को। अब देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग लाते हैं ऐसे, तो विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन को ये दिखा रहा है, ठीक है। अब तो लेकिन अंगूठा को दिखाना है किसका, विद्युत धारा का प्रवाह को दिखाना है। तो अब इसको तो ऐसे दिखा नहीं रहा, तो इसको ऐसे थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं। कर्व करने से क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं अंगूठा अब ठीक इसका डायरेक्शन को दिखा रहा है, विद्युत धारा का, और ये दिखा रहा है मेरा चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन को। तो हाथ का हथेली किधर दिखा रहा है, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया राइट हैंड पाम रूल्स। अब हम लोग आते हैं चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। अब ये भी आता है एग्जाम में आता है कि जो चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कैसा होता है। तो उसमें बहुत कभी हम लोग को फील होता है कि साउथ से नॉर्थ से साउथ, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? तो एक नॉर्थ है, दूसरा साउथ है, 2 पोल होता है। तो नॉर्थ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इन से। तो इन में ना छुपा हुआ, तो ना से हम लोग लिखते हैं निकलना, ना के मतलब निकलना। तो निकल के किधर जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। तो नॉर्थ से साउथ, तो इस तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर। पर यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपसे पूछ दे, एक अनदर क्वेश्चन क्या आएगा कि हो सकता है कि आपसे पूछेगा कि इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन कैसा होगा, जो चुंबकीय रेखा का डायरेक्शन किधर का होगा। तो इनसाइड द मैग्नेट जस्ट अपोजिट ये होगा आउटसाइड का। आउटसाइड अगर जो बता रहा है उसका जस्ट अपोजिट बताएगा। तो इसमें क्या नॉर्थ से साउथ है, तो इनसाइड में क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। अब आप इसका हम लोग शॉर्ट लिखते हैं मिस्टर एम से मैक्सवेल, आर से राइट हैंड, एम फॉर मैग्नेट, आर फॉर राइट हैंड। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखें क्या विद्युत धारा का डायरेक्शन हम लोग देखे, चुंबकीय फोर्स का डायरेक्शन, चुंबकीय बल जो है उसका डायरेक्शन को देख लिए। अब देख लेते हैं चुंबकीय जो क्षेत्र का डायरेक्शन है, वो उसका डायरेक्शन कैसे हम लोग देखेंगे। तो उसका देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल किसका है, मैक्सवेल का। तो अब देखते हैं कि अगर कोई भी विद्युत कैरिंग वायर है,
इलेक्ट्रिक करंट जो कैरिंग वायर है, अगर उसको हम लोग थंब से इंडिकेट करते हैं, थंब से उसका डायरेक्शन थंब से दिखाते हैं, जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो किस चीज़ का डायरेक्शन को दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं हम, इसमें भी आप लोग का एप्लीकेशन पूछता है। वो एप्लीकेशन क्या पूछता है कि मोटर और जनरेटर कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, किस एप्लीकेशन पर काम करता है। तो हम लोग देखते हैं मोटर, पहले लिख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद अब यहाँ पर लिखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना आर है, यहाँ पर 1 आर है, यहाँ पर कितना आर है? 2 आर है। तो हम लोग देखते हैं मोटर MOTOR, इसमें कितना आर आ रहा है? सिंगल आर। तो सिंगल आर किसके साथ जाएगा? इसके साथ, लेफ्ट हैंड रूल के साथ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ। जनरेटर में डबल आर आता है, तो जनरेटर में जो डबल आर आता है तो ये किसके साथ जाएगा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के साथ। लास्ट में एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट में आपसे पूछ सकता है कि राइट हैंड रूल्स किसका है, ये सिद्धांत किसका दिया हुआ है। तो उसमें कन्फ्यूज़न आपको होगा। उसमें कन्फ्यूज़न क्या होगा? आपको लगेगा कि मैक्सवेल का भी तो है, तो राइट हैंड, और इसमें आपका फ्लेमिंग का भी राइट हैंड है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? तो मैक्सवेल में क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल है, वो थंब रूल है। और इसमें क्या, फ्लेमिंग में राइट हैंड रूल्स है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। और ये इस तरह का जो क्वेश्चन है NCERT बुक में भी है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना, और नेक्स्ट के लिए